वो बिल्कुल हल्के से उसको, जब पेशेंट एक्सेल करता है, जिस टाइम पे बाहर एक्सेल करता है उस टाइम पे इसको देखना है, ठीक है। सांस लेते टाइम पे जब बाहर एक्सेल करता है ना उस टाइम पे करना है, ठीक है। कोई भी मेनली प्रोसीजर होते हैं ज्यादातर, चाहे हार्ट साउंड सुनो, चाहे कुछ भी क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गन का पैल्पेशन करो, कुछ भी करो, सब एक्सेल के टाइम पे होता है। जब पेशेंट हवा बाहर निकालता ना, कुछ ही पूछे कौन सा टाइम करेंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, कोई भी प्रोसीजर हो, पैल्पेशन वेल्पेशन कुछ भी, सब एक्सपायरेशन के टाइम, जब सांस बाहर निकालता है तभी करना है, ठीक है। उसके बाद में यही लैटरल में यहाँ पे, ठीक है। ये तो होगी इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, टेंडरनेस होगी। टैक्टाइल फ्रेमेटिस, टैक्टाइल मतलब क्या होता है, जब आदमी बोलता है तो जो टैक्टाइल तो क्या होती है, जब बोलता है तो पूरे लंग्स में होती है, और फ्रेमेटिस जब लैरिंग से जो वाइब्रेशंस आती है वो, तो टैक्टाइल फ्रेमेटिस पूरी मिला के होती है जब आदमी बोलता है, तो जो साउंड की वाइब्रेशंस होती है अलोंग द चेस्ट वॉल, पूरी चेस्ट वॉल जहाँ जहाँ पे भी है वहां पे वाइब्रेशंस आती है साउंड की, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होती है जब 99 बोलते हैं तब, तो 9911 दो तरीके से होता है, ऐसे बिल्कुल, एक तो ये और दूसरा ऐसे, ठीक है। दो तरीके से, केवल दो करना है, एक तो ऐसे रखना है इसको और एक ऐसे, ये टैक्टाइल भी, टैक्टाइल। हाँ, पेशेंट उस टाइम पे 99 बोला, टैक्टाइल फ्रेमेटिस में कैसे देखते हैं, 99 और ये दूसरा 99, ये तो आगे से एंटीरियरली, पोस्टीरियरली वापस एक 99 ऐसे यहाँ पे रखना, दूसरा यहाँ पे 99, ठीक है। ऐसे देखते हैं, ये हो गया क्या, टैक्टाइल फ्रेमेटिस। तीन चीज हो गई, टेंडरनेस, इलास्टिसिटी, टैक्टाइल फ्रेमेटिस। डिफॉर्मिटीज में ये देखते हैं, लक्स मतलब रिब्स के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, रिब्स के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। और पांचवा एपिगैस्ट्रिक एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है ना, इसको एपिगैस्ट्रिक एंगल भी बोलते हैं, कोस्टल एंगल भी बोलते हैं। जीफॉइड प्रोसेस के यहाँ पे दोनों हाथ को ऐसे टच करके जीफॉइड प्रोसेस के यहाँ पे देखते हैं, ये एपिगैस्ट्रिक एंगल भी होता है, कोस्टल एंगल भी होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्तनिक के अंदर तो 90 डिग्री होता है, इसका बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है। नॉर्मल स्तनिक के अंदर तो 90 डिग्री होता है, हाइपर स्तनिक में मोर देन 90 डिग्री, स्तनिक में लेस देन 90 डिग्री। हाइपर स्तनिक में चेस्ट पेट बाहर होता है, छाती अंदर होती है, स्तनिक में पेट अंदर होता है, छाती बाहर होती है, और नॉर्मल स्तनिक में नॉर्मल होता है। स्तनिक मतलब पतला आदमी, ठीक है, हाइपर स्तनिक मोटा आदमी, और स्तनिक नॉर्मल, ठीक है। और पांचवी चीज, छठी चीज एक और देखते हैं पैल्पेशन के अंदर, एक्सपेंशन, वो भी पैल्पेशन के अंदर ही आता है, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। तो एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स में सबसे पहले अपने T10 थोरेसिक वर्टिब्रा, तो 10 थोरेसिक वर्टिब्रा कैसे निकालते हैं, ये होती है 7, जहाँ पे स्कैपुला खत्म होता है वो जस्ट 7th रिब होती है, उसके नीचे 7th इंटरकॉस्टल पे 7th रिब पे खत्म होता है स्कैपुला, ठीक है। तो उसके फिर फील करते हैं 9, 10 और इसके अलोंग आते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। 10 थोरेसिक वर्टिब्रा पे हाथ को बिल्कुल ऐसे रखते हैं, जोर से सांस ले, ये देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन में अपने ये देखते हैं कि एक्सपेंशन के अंदर ये देखते हैं कि कौन सी साइड सिमेट्री, एक्सपेंशन में मेनली सिमेट्री, एक्सपेंशन में नॉर्मल सिमेट्री देखते हैं कि कौन सी तरफ ज्यादा फैलता है, मतलब कौन से लंग्स का एक्सपेंशन ज्यादा, ये देखने के लिए करते हैं, या दोनों तरफ का नॉर्मल है। एक्सपेंशन किस लिए करते हैं, ये देखने के लिए कि दोनों लंग्स का एक्सपेंशन नॉर्मल है या किसी लंग्स का एक्सपेंशन ज्यादा है, सिमेट्री देखने के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन तो बस ये पैल्पेशन में 6 चीज देखते हैं, पहला टेंडरनेस, दूसरा टैक्टाइल फ्रेमेटिस, तीसरा इलास्टिसिटी, चौथा एपिगैस्ट्रिक एंगल, पांचवा डिफॉर्मिटी, छठा एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉर्डर्स ऑफ द लंग बताई दी इसने। फिर देखते हैं एक्सर्शन ऑफ द लंग्स। एक्सर्शन मतलब लंग्स कितने एक्सपेंड होते हैं, एक्सर्शन से मतलब एक्सपेंड ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्सपेंशन उसको देखने के लिए क्या करेंगे कि जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तो लंग्स कितने फैलते हैं, और जब एक्सपायरेशन करता है तो वापस लंग्स कितने सिकुड़ते हैं, तो दोनों के बीच में कितना एरिया होता है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले अपने लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग निकालते हैं, सारी लाइंस पे, पैरास्टर्नल पे, मिड क्लेविकुलर, सब पे लोअर बॉर्डर निकालेंगे। लोअर बॉर्डर अपने को आता ही है, ठीक है ना, सब पे लोअर बॉर्डर निकालेंगे, पैरास्टर्नल, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर, 6th रिब, 7th रिब, 8th रिब, 9th रिब, सब पे पूरा निकालेंगे। उसके बाद में फिर जब भी निकालेंगे कैलकुलेट करने के लिए फिर एक्सर्शन भी हर लाइन पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पैरास्टर्नल, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी, सब पे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना, डीप इनहेल करो, गहरी सांस ले, यहाँ पे डलनेस है तो यहाँ पे मार्क कर देंगे ऊपर की तरफ, वापस एक्सेल कर, जोर से सांस निकाल बाहर, ठीक है। वापस फिर जब एक्सेल करेगा फिर वापस ऊपर करते हुए आएंगे, क्योंकि जब इनहेल करा था तो लंग्स फैले होंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं, नीचे डलनेस का भाई, फिर वापस जब वापस एक्सपायरेशन करता है तो वापस वहीं से ऊपर की तरफ आता है। फिंगर को हिलाना नहीं, वहां का वही रखना है। कोई मार्क करो तो ठीक है, कर देना यहाँ पे। फिर वापस जब एक्सपायरेशन करे वापस ऊपर की तरफ आना, वो जो एरिया होता है वो होता है एक्सर्शन ऑफ द लंग्स।
ये लगभग कितना आएगा? ये 5 पे आ ये जाएगा। आएगा, यहाँ पे आएगा मिड क्लेविकल इन दोनों पे 4 से 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 6 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं लेक्चर दूंगा ना उसके लिए सब। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो अभी जैसे बता रहा हूँ सारे नोएवा के नोट्स के हिसाब से और सारे सिस्टम के नोट्स में दे दूंगा, मेरे पास बड़े पेन ड्राइव, वही पढ़ लेना, सबको हो जाएगा। अलग नहीं, सबके अलग नहीं, लेकिन सब उसी को फॉलो करते हैं। फॉलो सब उसी को करते हैं। ठीक है, तो पैरास्टोनल लाइन पे 4 से 6, मिड क्लेविकुलर पे 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8। ठीक है, वापस पीछे 4 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सर्शन ऑफ द लंग्स। उसके बाद में परकशन, इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया, परकशन बता दिया, एक्सर्शन में बता दिया। एक्सर्शन भी परकशन के अंदर ही आता है। ठीक है, परकशन से ही पता करते हैं। फिर आता है ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग। ऑस्कल्टेशन में वो के वही पॉइंट जो उसने बताए थे, अपेक्स ऑफ द लंग से स्टार्ट करना है। अपेक्स ऑफ द लंग से दूसरा पॉइंट, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन द मिड क्लेविकुलर लाइन और पैरास्टोनल लाइन दोनों के बीच में। ठीक है, और तीसरा मिड क्लेविकुलर लाइन पे। चौथा वही इंटरएक्सिलर लाइन 6th रिब, यहाँ पे भी वही, फिर यहाँ पे 7th। ठीक है, फिर वापस दूसरा सुप्रास्कैपुलर रीजन यहाँ पे, फिर दोनों बीच में, फिर यहाँ पे, फिर ओवर द स्कैपुला भी ऑस्कल्टेशन कर। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कर देना इसके अंदर कि ओवर द स्कैपुला, ऑस्कल्टेशन स्कैपुला के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो फिर वापस वो के वही पॉइंट 10th और 9th रिब। ठीक है, ये हो गया ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में साउंड सुनते हैं, ना 4 तरह की साउंड होती है। 4 तरह की साउंड होती है। ब्रोंकियल, सबसे पहले ट्रेकियल साउंड, ऊपर से स्टार्ट करना। सबसे पहले ट्रेकियल साउंड जो होती है ट्रेकिया पे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बराबर होती है। 2 साउंड्स होती हैं, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, मतलब जो साउंड्स आएगी ना इंस्पायरेशन की, वो और एक्सपायरेशन की साउंड दोनों बराबर होते हैं ना। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, ब्रोंको वेसिकुलर। ब्रोंको वेसिकुलर और ट्रेकियल में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बराबर। ठीक है, तो ट्रेकियल क्या सुनते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया के ऊपर। ठीक है, दूसरी आती है ब्रोंकियल। ब्रोंकाई कहाँ होती है, यहाँ पे, तो ब्रोंकाई कहाँ पे सुनेंगे, बिल्कुल मेनोब्रियम के ऊपर। ठीक है, दूसरी फिर आती है यहाँ पे, तो मेनोब्रियम के ऊपर। ठीक है, एंटीरियरली मेनोब्रियम के ऊपर, पोस्टीरियरली बिटवीन द स्कैपुला, 4th स्पाइनस प्रोसेस। 4th स्पाइनस प्रोसेस होता है ना वहां पे, ये C7 है अंदाज से 4th। ठीक है, 4th स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर। और किसी भी टीचर को बताओ ना, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट याद हो ना, तो वो चीज बोलना। अगर परकशन पूछे ना कि अपने को लगता है कि अपने लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कुछ भी, तो बोलना नहीं है, बस शुरू हो जाना करने। वो पूछे तो बोल देना। जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्लेन करके करो, सबसे बढ़िया। जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, तो बस उसको पॉइंट्स बताते जाओ, ज्यादा बोलना ही नहीं है कि कंफ्यूज करते हो कहीं। ठीक है, जो आता है करते जाओ। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रेकियल, ये ब्रोंकियल होगी। फिर ब्रोंको वेसिकुलर। ब्रोंको वेसिकुलर क्या होती है, मतलब जिसमें ब्रोंकाई भी थोड़ी ऐड होगी और लंग्स भी थोड़ी ऐड होगी। तो मतलब वो पॉइंट वहां पे होगा जहाँ पे ब्रोंकाई खत्म होती है। तो ब्रोंकाई कहाँ पे खत्म होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन 2nd इंटरस्पेस पे। ठीक है, यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन 2nd इंटरस्पेस, यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन 2nd इंटरस्पेस, और यहाँ पर भी पीछे भी बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। ठीक है, ये होगी ब्रोंको वेसिकुलर। ब्रोंको वेसिकुलर में सॉरी क्या कहते हैं, ट्रेकियल जो होती है, इसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बराबर होता है, और पिच और इंटेंसिटी जो होती है ना साउंड की, वो दोनों हाई होती है। ठीक है, फिर आता है ब्रोंको वेसिकुलर। ब्रोंकियल में ट्रेकियल में पिच और इंटेंसिटी दोनों हाई। ठीक है, फिर आता है ब्रोंकियल। ठीक है, ब्रोंकियल के अंदर ब्रोंकियल के अंदर पिच और इंटेंसिटी दोनों लो होती है। नहीं, पिच लो होती है, इंटेंसिटी हाई होती है। और वेसिकुलर में पिच हाई होती है और इंटेंसिटी लो। वेसिकुलर सबसे ऊपर होती है ना, वेसिकुलर पूरे ओवर द लंग्स, पूरे लंग्स के बॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर इंस्पायरेशन ज्यादा होता है, एक्सपायरेशन कम होता है। ठीक है, और इसकी दोनों चीजें कम होती है, इंटेंसिटी और साउंड दोनों कम होती है। ठीक है, ट्रेकियल सबसे पहले वेसिकुलर होगी, फिर उसके बाद में ब्रोंकियल ब्रोंकाई के ऊपर। ठीक है, इसकी ब्रोंकाई के अंदर एक्सपायरेशन ज्यादा होता है, इंस्पायरेशन कम होता है। ठीक है, और इसकी दोनों मीडियल होती है, इंटेंसिटी और दोनों बराबर होती है। ब्रोंकियल और ट्रेकियल की लगभग सेम है। ठीक है, ठीक, बस ये। और वेसिकुलर में क्या होगा, इंस्पायरेटरी ज्यादा होगा, एक्सपायरेटरी कम होगा। ठीक, और इसकी पिच हाई होगी और इंटेंसिटी लो होगी। और जस्ट उल्टा ब्रोंकियल का होता है, उसमें पिच लो होता है, इंटेंसिटी हाई। ठीक है, ये उसके बाद में बस ये तो हो गया क्या कहते हैं इसकी चेस्ट साउंड। ठीक है, फिर वो इसके अंदर पूछते
एक साथ देखो सबसे पहले ट्रेकियल, सबसे पहले वेसिकुलर लेते हैं। वेसिकुलर क्या होती है, पूरे लंग्स के ऊपर, ऑल ओवर द लंग्स, पूरे लंग्स जहाँ जहाँ पे लंग्स है वहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेच लगा के उसकी साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, वो तो होगी वेसिकुलर, ठीक है। वेसिकुलर के अंदर इंस्पायरेशन ज्यादा होता है, एक्सपायरेशन ज्यादा होता है, ठीक है, और इसकी पिच और इंटेंसिटी दोनों लो होती है। दूसरे पे आती है ब्रोंकियल, ठीक है, ब्रोंकियल, ब्रोंकाई का यहाँ पे एंटीरियरली ऑन द मेनुब्रियम स्टर्नल एंगल पे, ठीक है, और पीछे की तरफ फोर्थ स्पाइनस प्रोसेस पे, ठीक है। इसकी इसमें इंस्पायरेशन ज्यादा होता है और एक्सपायरेशन कम होता है, ठीक है। इसकी पिच हाई होती है, इंटेंसिटी लो होती है, ठीक है। तीसरा आता है ब्रोंकोवेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर जो कि दोनों सेकंड इंटरस्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, सेकंड इंटरस्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, पीछे की तरफ भी ऐसे, ठीक है। तो इसकी इसमें दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नॉर्मल और दोनों मीडियम होता है ना। उसके बाद में आता है लास्ट ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेकिया के ऊपर होती है, ये स्टार्ट होती है, इसमें दोनों क्या कहते हैं, इसमें इंस्पायरेशन ज्यादा होती है, एक्सपायरेशन कम होती है, और इंटेंसिटी और पिच दोनों हाई होती है। ये होगी ब्रीथ साउंड्स, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा टॉपिक है, पीछे से हम करेंगे ना, पीछे से जो नीचे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दोनों साइड, ठीक। इसमें जब हम करेंगे तो उसको बोलेंगे ई बोलने के लिए, ठीक, और ई की बजाय ए की आवाज आएगी, जगह ए जैसा सुनाई दे तो वो उसको ब्रोंकोपनी है, लंग ब्रोंकोपनी, बस। अगर नॉर्मल सुनाई दे रहा है तो नहीं है। ब्रोंकोपनी क्या होता है, क्या होता है ब्रोंकोपनी? अरे जब उसमें कफ हो जाता है ना, भर जाता है, तब वो डिजीज, हाँ, पैथोलॉजिकल है मतलब। सर जी लेक्चरर जी आपका चेहरा नहीं आ रहा। अगर प्रैक्टिकली बोलो ना, ये साउंड कब होता है, जब प्लूरल इफ्यूजन होता है ना, मतलब जब लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो वो फ्लूइड क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ इकट्ठा होता है, इसलिए भी वो साउंड चेंज होती है। इसलिए जब कभी अपने प्लूरल, एक चीज वो पूछते हैं एस्पिरेशन, रोशन हमेशा बोलते हैं एस्पिरेशन, मतलब किसी भी चीज को एस्पिरेट करना, मतलब खींच के बाहर निकालना, रिंज की साइड। हाँ, जैसे वो पूछती लिम्फ नोड एस्पिरेशन, प्लूरल एस्पिरेशन, वो कब करते हैं एस्पिरेशन, मतलब या तो लिम्फ नोड से फ्लूइड निकालना या प्लूरल कैविटी से प्लूरल फ्लूइड निकालना एग्जामिनेशन के लिए, कि उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं, कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ प्रेजेंट तो नहीं है, ज्यादा विस्कोसिटी तो इंक्रीज नहीं होगी है, ये सब कुछ देखने के लिए फ्लूइड का एस्पिरेट करते हैं, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन, ASPIR एस्पिरेशन। ठीक है, वो विजलिंग वाला ही बता दे कौन सा क्या था वो तो डिस्टेंस साउंड है, जो मतलब ऑल एक्स्ट्रा साउंड है लंग्स में। दो तरह की साउंड होती है, क्रैकलिंग साउंड और विजलिंग साउंड। क्रैकलिंग साउंड की पिच जो होगी वो, क्रैकलिंग साउंड लाउड होती है, ठीक, और पिच जो होती है वो लो होती है, और विजलिंग साउंड की पिच हाई होती है और ये मतलब लो होती है, लाउड एक्स्ट्रा साउंड है, मतलब साउंड। और कौन सा टॉपिक बचा इसमें? हो गया ना, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, PFT बोलते हैं, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, वो अपने लंग्स की कैपेसिटीज देखने के लिए करते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। जो अस्थमा वाले पेशेंट में करते हैं ना PFT, पल्मनरी अस्थमा के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ECG किसी से पता नहीं पड़ेगा, केवल किसे पता पड़ता है, PFT या स्पायरोमेट्री से। इसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं, PFT बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पहले पेशेंट डीप इनहेल करता है, इनहेल करने के बाद फिर जोर से उसको फूंक मारता है, स्पायरोमीटर आता है, उसको पीक फ्लो मीटर बोलते हैं या फिर स्पायरोमीटर, उस पर जोर से फूंक मारता है, तो वो सिर्फ बॉल्स है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितनी है। ये वो किस लिए करते हैं, मेनली अस्थमा के लिए और COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। क्या चीज बोल रहा हूँ, स्पायरोमेट्री या PFT, ये क्वेश्चन वो रोशन पूछती है। तो स्पायरोमेट्री क्या होती है, स्पायरोमेट्री या पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, वो लंग्स के फंक्शन टेस्ट को जानने के लिए करते हैं। कौन सी कंडीशंस में, या तो अस्थमा हो पेशेंट को, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज COPD हो उसके अंदर। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि ट्रेकिया के अंदर कोई भी रुकावट आ गई, मुकस ज्यादा हो गया, ट्यूमर, मास, कुछ भी हो उस वजह से, ठीक है, तो उसमें, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो उस वजह से, तो उसमें सबसे पहले पेशेंट को स्पायरोमीटर देते हैं, पेशेंट डीप इनहेल करता है, गहरी सांस लेता है, फिर डीप एक्सहेल करता है, जोर से सांस बाहर निकालता है, तो उसकी नाक बंद, तो उसकी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देखते हैं कि उसके अंदर कितनी है, कितना नॉर्मल वो रेस्पिरेशन अंदर ले रहा है, कितनी बाहर छोड़ रहा है, उसकी कैपेसिटी है वो याद कर लेना फेस टू फेस, ठीक है। उसके बाद बस अपने देखते हैं कि पेशेंट की सिमेट्री कैसी है चेस्ट की। ये तो नहीं चेस्ट बाहर आ गई, कई बार क्या होता है पिजन चेस्ट होती है, पिजन चेस्ट होती है, कई बार हम्प बन जाता है। हम्प क्यों बनता है, जब वेल्वुलर डिजीज होती है ना, तो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स की हाइपरट्रोफी होने लगती है। तो छोटे बच्चों को अगर बचपन से होने लगती है तो रिब्स के यहाँ पे भी हम्प्स बन जाता है, बाहर से हम्प्स मतलब कुबड़ होता है ना, ऊँट का हम्प होता है, ऐसे हम्प टाइप बाहर निकल जाता है। तो इंस्पेक्शन में अपने यही देखते हैं मेनली, वो कुछ भी। और दूसरा आता है फिर पैल्पेशन ऑफ द, वो बोलती है पैल्पेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम,
एक तो होता है पेरिकार्डियम जो हार्ट के बाहर की लेयर होती है, प्रीकॉर्डियम जो हार्ट के आगे की लेयर होती है, मतलब हार्ट से बाहर ये वाली लेयर होती है प्रीकॉर्डियम। ठीक है, इसमें 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले हाथ रखते हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट पे, प्रीकॉर्डियम। ठीक है, दूसरा लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट यहाँ पे, और तीसरा बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब जब अपने ये हार्ट पे रखते हैं यहाँ पे, तो अपने को अगर एपिकल इम्पल्स का पैल्पेशन भी बोले ना तो भी यही करेंगे। ठीक है, उसमें अगर वैसे जैसे ननायवा के नोट्स है उसमें ये दिया हुआ है कि अगर अपने को एपिकल इम्पल्स निकालनी है ना तो क्या करेंगे, तीनों फिंगर है उनको ऐसे 90 डिग्री पर रखेंगे ऐसे और मूव करेंगे। फिर इसको मिड प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, ऐसे मूव कराएंगे। तो जहाँ पे अपने को साउंड, जहाँ पे अपने को पैल्पेशन फील होगी ना वहाँ पे पता लग जाएगा कि एपिकल इम्पल्स है। ठीक है, तो एपिकल इम्पल्स ऐसा देखते हैं। ठीक है, एपिकल इम्पल्स क्या होगी, जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ना उसे 2 सेंटीमीटर मीडियल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन से 2 सेंटीमीटर इंटरकॉस्टल स्पेस पे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिकल इम्पल्स पूछे तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट पहले विड्थ, उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है। विड्थ क्या होती है, जब पेशेंट सांस लेता है, ठीक है, जब पेशेंट एक्सेल करता है तो क्या होता है, हार्ट आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट जब आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो उसकी विड्थ अपने को फील होती है। कब होती है, जब पेशेंट एक्सेल करता है, हार्ट आगे की तरफ इसके टच होता है, चेस्ट वॉल के टच होता है, तब अपने को उसकी विड्थ फील होती है। ये होती है विड्थ। दूसरा आता है हाइट। नॉर्मल कितना होती है उसमें वैसा नॉर्मल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कैरेक्टरिस्टिक है ना बस। कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फिर आता है डायमीटर सॉरी हाइट। हाइट क्या होती है, जब पेशेंट एक्सेल करता है या फिर जब एक्सेल करता है वाइब्रेशन फुल, जब चेस्ट वॉल का टच होता है तो जब फुल वाइब्रेशंस होती है हार्ट के अंदर सिस्टोल के टाइम पे, जब फुल वाइब्रेशंस होती हैं तो वो वाइब्रेशंस अपने को यहाँ पे चेस्ट वॉल पे फील होती है। जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होगी उतनी, जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टोल लगा उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी और उतनी ज्यादा उसकी हाइट होगी। ठीक है, तीसरा आता है डिस्टेंस। तो जो एपिकल इम्पल्स होती है, सॉरी डायमीटर, तो एपिकल इम्पल्स का डायमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पांचवा एम्पलीट्यूड इसका 1 to 2 mm होता है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 से 3 सेकेंड चले। 0.015 नहीं 2 से 3 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल पूरा 0.1 सेकंड का होता है, उसका होता है सिस्टोल टाइम होता है 0.15 से 0.015 से ऐसे कुछ टाइम उसमें देख लो। वो तो S3 साउंड से, वो तो S3 का है 0.015 नहीं S3 का है। जो S1 का होगा वही तो उसका। हाँ वही तो S1 का 0.09 से लेके 0.010 हाँ 0. उसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, ये एपिकल इम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले पैल्पेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम में सबसे पहले अपेक्स ऑफ द हार्ट। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अपेक्स जो होता है ना हार्ट का वो नीचे होता है और बेस ऊपर होता है। ठीक है, अपेक्स ऑफ द हार्ट पे ऐसे। ठीक है, यू रखेंगे लेटरल पार्ट पे और बेस। और अगर अपने ऐसे करेंगे एपिकल इम्पल्स तभी फील कर लेते हैं कि कहाँ पे फील आ रही है। अगर फिर भी अगर कोई बोल दे पैल्पेट करके बताओ एपिकल इम्पल्स कैसे निकालेंगे, हाँ तो 90 डिग्री रखेंगे एंटीक्लेविकुलर लाइन पे और इस तरफ आएंगे जहाँ पे फील होगा वहाँ पे अंदाज से मिड क्लेविकुलर लाइन से 2 सेंटीमीटर इधर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स वही विड्थ, लेंथ, डायमीटर, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आ गया इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया। पैल्पेशन में एक चीज और देखते हैं, ये तो है ही है, उसके ऊपर यहाँ पे पैल्पेट करके देखते हैं कार्डियक हैम्पटन या एम्पलीट्यूड किसे देगा, एम्पलीट्यूड 1 to mm वो हाइट याद करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड शॉर्ट होता है 1 to 2 mm। ठीक है, और पैल्पेशन में एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे कार्डियक हम्प तो नहीं, ये भी पैल्पेशन करके भी देखेंगे, इंस्पेक्शन में भी देखेंगे। ठीक है, पैल्पेट करके देखना। उसके बाद में आता है फिर आता है परकशन ऑफ द हार्ट। परकशन ऑफ द हार्ट में हार्ट के बॉर्डर्स निकालना। तो हार्ट के बॉर्डर्स में रिलेटिव बॉर्डर तो होता है जहाँ पे अंदाज से हार्ट का एरिया होगा। पल्पेशन में वो भी तो था यहाँ पे आर्कुस ओर्टा वगैरह पे भी तो हाँ पल्पेशन बना, पल्पेशन में बता देंगे। हाँ वो पल्पेशन में 7 जगह, ये तो बता 8 जगह 7 प्लेसेस। 7 चल वो बताना मेरे को ध्यान। ठीक है, उसके बाद में होता है परकशन। परकशन में हार्ट के अपने बॉर्डर्स निकालते हैं, रिलेटिव बॉर्डर और एब्सोल्यूट बॉर्डर। तो रिलेटिव बॉर्डर जो बाहर के होते हैं, एब्सोल्यूट बॉर्डर जो अंदर के होता है। एब्सोल्यूट बॉर्डर पे लंग की सरफेस टच नहीं होती है। अगर पूछे क्या होता है तो एब्सोल्यूट बॉर्डर पे लंग्स कवर्ड नहीं होते, रिलेटिव सरफेस पे कवर्ड बाय लंग होता है। ठीक है, तो रिलेटिव बॉर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मिड क्लेविकुलर लाइन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ स्टार्ट करते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन से स्टार्ट करते हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन से स्टार्ट करते हो सबसे पहले अपने लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग निकालते हैं। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग में 6th इंटरकॉस्टल स्पेस पाएंगे और वापस 6th इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ जाएंगे? 4th पे जाएंगे। 4th पे जाने के बाद में हाथ को हॉरिजॉन्टली कर देंगे ऐसे। ठीक है,
ऐसे करने के बाद में फिर इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो जो स्टर्नल लाइन है, स्टर्नल लाइन से 2 सेंटीमीटर इधर आएगा। 1 स्टर्नल से बोल रहा हूँ मैं, पैरास्टर्नल स्टर्नल से बोल रहा हूँ। स्टर्नल से 2 से 3 सेंटीमीटर तक, या पैरास्टर्नल से ले ले 1 सेंटीमीटर है ना, पैरास्टर्नल वो 1 सेंटीमीटर गैप होता है। तो पैरास्टर्नल से 1 सेंटीमीटर इधर और स्टर्नल से 2 सेंटीमीटर इधर। मेनली ना स्टर्नल लाइन से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अपेक्स है, अपेक्स का होगा स्टर्नल से 9 सेंटीमीटर, 8 to 9 सेंटीमीटर इधर होगा। अगर पूछ ले डिस्टेंस फ्रॉम स्टर्नल तो 8 to 9 सेंटीमीटर, ये 3 to 4 हाँ। मतलब मेन बॉडी कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं मीडियल लाइन से स्टार्ट करते हैं पैरास्टर्नल। तो 2 to 3 सेंटीमीटर इधर टैपिंग कराएंगे, 2 to 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट बॉर्डर जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर अंदर होता है, जो रिलेटिव बॉर्डर आएगा उससे 1 सेंटीमीटर अंदर। मतलब अगर यहाँ रिलेटिव बॉर्डर है तो ये एब्सोल्यूट बॉर्डर होगा कहीं पे भी। अगर वो दोबारा करने को बोले तो इसमें भी यही करना है, वापस डलनेस आए फिर अंदर ले जाएंगे, वापस डलनेस, फुल डलनेस कहाँ तक आएगी वो होता है। तो 1 सेंटीमीटर अंदर सबसे सिंपल चीज कि जो रिलेटिव बॉर्डर है उससे 1 सेंटीमीटर अंदर एब्सोल्यूट बॉर्डर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर निकालने के लिए हार्ट का परकशन में 3 बॉर्डर निकालते हैं, राइट अपर बॉर्डर लेफ्ट। तो जो एब्सोल्यूट वाला आएगा वो बिल्कुल स्टर्नम के एज पे आएगा ना। हाँ, वो तो लेफ्ट स्टर्नम के है, ठीक है। तो मिड क्लेव की लाइन पे पहले लोअर बॉर्डर निकालेंगे, वापस 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, फिर हाथ को यूं घुमा देंगे, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ले जाना, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर ऑफ द लंग। फिर निकालते हैं लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग, अपेक्स बाद सबसे बेस सबसे लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें तो इसमें वापस भाई एंटीरियर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आएंगे, 5th इंटरकोस्टल से फिर पैरेलल कर देंगे, फिर अंदर आएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन से 2 सेंटीमीटर तक इंटरनल 2 सेंटीमीटर मीडियल साइड, वहां पे आएगी रिलेटिव बॉर्डर और उससे 1 सेंटीमीटर उधर एब्सोल्यूट बॉर्डर। पे कहाँ से लाएंगे? 5th इंटरकोस्टल स्पेस कड़े से लिया, जहाँ से भी अपने को 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक आना है, अपने को जहाँ पे बोलना 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे उसकी पहले वो आएगी साउंड परपेंडिकुलर करेंगे, फिर वहां से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर आता है पैरास्टर्नल लाइन, पैरास्टर्नल लाइन पे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से स्टार्ट करेंगे और इसमें कहाँ तक जाएंगे? 5th इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन से 2 सेंटीमीटर अंदर, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे एपिकल इंपल्स आती है ना वहीं पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट बॉर्डर, क्योंकि जो एपिकल इंपल्स जस्ट उसके लेटरल बॉर्डर पे फिल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपेक्स ऑफ द लंग, ठीक है, अपेक्स ऑफ द बेस ऑफ द लंग में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से स्टार्ट करेंगे, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे उसका बॉर्डर आएगा, ये एब्सोल्यूट बॉर्डर, ये रिलेटिव बॉर्डर और 4th एब्सोल्यूट बॉर्डर आ जाएगा। बस ये बॉर्डर रिप पे आएगा, इस पे आएगा, इंटरकोस्टल स्पेस पे इसने रिप पे बताया था, 4th रिप पे आएगा, 4th रिप पे। तो फिर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, हां सॉरी रिलेटिव आता है, 4th रिप पे आ जाएगा एब्सोल्यूट। स्टार्ट करेंगे ना तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऊपर वाला बॉर्डर तो रिलेटिव आएगा ना, तो एब्सोल्यूटली इंटरकोस्टल स्पेस पे हाथ रखा तो 4th भी आएगा रिप पे, 4th रिप पे, ठीक है। ये इसका बेस ऑफ द हार्ट है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर रिलेटिव एंड 4th रिप पर एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया रिलेटिव निकालने के बाद एब्सोल्यूट अगर फिर से शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे स्टार्ट? वहीं से उसके पास से या फिर आगे से लेंगे? नहीं, जहाँ से डलने से थी ना रिलेटिव लिया था, रिलेटिव सब डलनेस टू डलनेस होगा तो फिर एक ही बार करके कर देना। हाँ, 1 सेंटीमीटर अंदर करने की जरूरत ही नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर इनसाइड बोलेगा ना तो भी वो तेरे करने के लिए नहीं बोलेगा, 1 सेंटीमीटर इनसाइड टू द रिलेटिव बॉर्डर। रिलेटिव वाले में एपिकल इंपल्स 2 सेंटीमीटर इस तरफ आई थी, रिलेटिव बॉर्डर ना 1 मिड क्लेव लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर रिलेटिव बॉर्डर आएगा, एब्सोल्यूट बॉर्डर 2 सेंटीमीटर 1 to 2 जहाँ पे एपिकल इंपल्स फील होती है ना, मतलब वो जस्ट एब्सोल्यूट बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया परकशन। और क्या है हार्ट के अंदर? ऑस्कल्टेशन वो 7 जगह कौन सा है? ऑस्कल्टेशन 5 जगह होता है। ऑस्कल्टेशन कैसा है? पल्पेशन, एक तो वो पेरिकार्डियम की है पल्पेशन। ऑस्कल्टेशन में सबसे पहले जहाँ पे एपिकल इंपल्स होती है, हाँ, ठीक है। एपिकल इंपल्स कहाँ पे होती है? मिड क्लेविकुलर लाइन से 2 सेंटीमीटर मीडियल बोलना, लेटरल कुछ नहीं, 2 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फील करना है ना 3 फिंगर से, ठीक है, ठीक है। उसके यहाँ पे आते फर्स्ट 5 साउंड होती है, ठीक है। दूसरी साउंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट पैरास्टर्नल लाइन ऑन आयोर्टा, ठीक है। थर्ड साउंड लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पल्मोनरी वेन, ठीक है। फोर्थ साउंड ट्राइगस्पल लेफ्ट
पैरास्टोमल लाइन फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और फिफ्थ पॉइंट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ, जिसको बॉटकन अर्बा पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगर किसी का अगर रोशन आएगी ना तो वो पूछ लेगी ऑस्कल्टेशन पूरा आगे बोले बॉटकन अर्बा पॉइंट बताओ, बॉटकन अर्बा थर्ड और फोर्थ लेक्चर है ना, लेक्चर में पढ़ना बॉटकन अर्बा पॉइंट, बॉटकन अर्बा सेंटर या बॉटकन अर्बा पॉइंट। ठीक है, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ के यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ऑस्कल्टेशन। और फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्ट भी तो पूछेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या? वही 3 पॉइंट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल निकाल के ग्रेट वेसल्स के बतन है ना। ग्रेट वेसल्स निकालने के लिए ग्रेट वेसल्स अपने ना वैसे कैसे अपने को वैसे आईडी से ध्यान है कहाँ पे होती है, एरोटा, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, पैरास्टोमल लाइन यहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन से फर्स्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे आता है, वहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, वो अंदर की तरफ पैल्पेट करते आते हैं, तो जहाँ पे डलनेस आएगी वो यहाँ पे अरोटा आएगी, ऐसे कैसा है पल्मोनरी पे। हाँ, स्टर्नम से कितनी दूर पे हमको वो करना है। और अगर दूसरे अगर और भी निकालना है तो जैसे वापस इसी पे ही आएगा, हाँ थर्ड पे वेने के वो आएगी है ना, और राइट वेंट्रिकल अरोटा आई थी वो नीचे पल्मोनरी आर्टरी की वो आएगी। ठीक है, ऐसे तीनों पेज पे ग्रेटर वॉल्स पे। और लगभग कितने सेंटीमीटर डलनेस लानी है स्टर्नम से? पंकज आना स्टर्नम से कितने पल्पेशन बता दो। पैरास्टोमल लाइन 2 सेंटीमीटर इस तरफ तक, क्योंकि एरोटा यहाँ पे होती है ना, एरोटा का डायमीटर होता है 3 से 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ठीक। अब बाकियों की हैं, बाकियों की पल्मोनरी आर्टरी की भी ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पे, उसका डायमीटर 2 से 2.5 सेंटीमीटर करीब होता है, तो इस तरफ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस होगा 3 से 4 5 से 6 सेंटीमीटर, इन दोनों का ट्रांसफर डायमीटर होगा 5 से 6 सेंटीमीटर। और क्या टॉपिक बचा? और अब तो वो बता दिया क्या जो स्पाइगमोग्राफी,